नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता हाजिर हैं अपने इस खास बुलेटिन के साथ, जिसमें हम आपको दिखाते हैं दिन भर की तमाम अहम खबरें। वो खबरें भी बताते हैं जिनका अपडेट आप नहीं जान पाए हैं, ऐसी खबरें भी जो आपसे जल्दबाजी में कहीं छूट गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सिलसिला। बिल्कुल, तो खबरों का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज परीक्षा पे चर्चा के छठे एडिशन में प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को कामयाबी के शानदार टिप्स दिए, तो तनाव से बचने के तरीके भी बताए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेरेंट्स की अपेक्षाएं होना स्वाभाविक है, उनमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर परिवार अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो ये गलत है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से बिना ध्यान भटकाए पढ़ाई पर फोकस करने को कहा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल को जानना चाहिए और गैजेट्स का गुलाम बनने से बचना चाहिए। पीएम ने बच्चों को स्मार्ट तरीके से मेहनत करने की भी सीख दी ताकि वो शानदार कामयाबी हासिल कर सके। उन्होंने बच्चों को नकल से दूर रहने का संदेश दिया और शिक्षकों और अभिभावकों को भी बच्चों को प्रोत्साहित करने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि अपने भीतर के सामर्थ्य पर बल देना चाहिए और खुद को औसत दर्जे का समझने के बजाय अपना बेहतरीन देने के लिए काम को बारीकी से समझना चाहिए। यही नहीं, पीएम मोदी ने छात्रों को टाइम मैनेजमेंट के भी गुर बताए। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी मां के कामकाज को देखना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे वो बहुत सारे काम कम समय में कर लेती हैं। टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी। काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है अरे इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। माय नेम इज सपना। मैंने ये सीखा कि जैसे मोदी जी ने बोला कि परीक्षा से डरना नहीं है। एक परीक्षा से लाइफ खत्म नहीं हो जाती, हमें उससे लेसन लेना है और कंटिन्यू करनी है लाइफ। तो ध्यान रखना है पढ़ाई का और सीखते रहना है। सबसे बड़ी बात तो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं बहुत ही, और उनसे मैं काफी पर्सनली बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं। और दूसरी चीज तो ये है कि आज की मेरे को सबसे बड़ी सीख जो लगी उनकी, कि एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट इज बेसिकली दैट वी हैव टू डू समथिंग टू सर्व आवर नेशन। तो द मेन गोल ऑफ आवर लाइफ शुड बी टू take India to next level or to hand over the resources which are getting to our next generation. मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री ने कैसे जो हमारे अंदर घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है एग्जाम के टाइम पे, उसको ओवरकम करने में बहुत हेल्प करी है। उन्होंने हमें ऐसी बहुत सी बातें बताई हैं जिसे हम आगे लाइफ में जाके उस पर हम अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को। तो मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। तो देखा आपने, छात्र काफी खुश नजर आए परीक्षा पर प्रधानमंत्री के साथ ये चर्चा करने के बाद। रुख करते हैं अपनी अगली खबर का और बात करेंगे मौसम की। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम में एक बार फिर से बदलाव दिखाई दे रहा है। राजधानी में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और चंद दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से ठंड की वापसी होती दिखाई दे रही है। दिल्ली में 24 घंटे में तापमान में करीब 7 डिग्री की गिरावट आई है। बिल्कुल, और दिल्ली के सफदरजंग में आज तड़के तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पालम में पारा 8.2 डिग्री रहा। मौसम के जानकारों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण 29 जनवरी से बादलों की भी वापसी हो सकती है और रविवार सोमवार को बारिश के भी आसार है। यानी कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोग जो ये सोच रहे थे कि अब ठंड चली गई, विदाई हो गई, तो ऐसा नहीं है। ठंड की इनफैक्ट वापसी हो रही है और अच्छी खासी ठंड आगे पड़ने की संभावना है, क्योंकि बारिश का भी पूर्वानुमान है। यानी कि आपका वीकेंड जो है वो सर्दियों में गुजरेगा, तो जरा सावधानी से आप रहें। फिलहाल उसी में भलाई है और अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप जारी है। हम आपको अब दिखाते हैं 3 तस्वीरें। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई है। वहीं कोहरे से कुछ राहत मिली है। राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली कई ट्रेनें अभी भी आधे से 1 घंटे लेट चल रही है। इसके चलते आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उत्तर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड और कोहरे के चलते सड़कों पर आवागमन में बाधा हो रही है। कोहरे के कारण इलाके में विजिबिलिटी काफी गिर गई है। लोग अलाव के सहारे ठंड से निजात पाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और इस समय जो मौसम के हालात उत्तर भारत के इन राज्यों में बने हुए हैं, आपको बताएं कि इसका पूर्वानुमान मौसम विभाग ने पहले ही लगाया था। मौसम विभाग ने कहा था कि 20-21 तारीख के बाद मौसम फिर से पलटी मार सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हालांकि बारिश के भी आसार हैं, लेकिन उससे पहले ये ठंड लोगों को एक बार फिर से कपकपी का एहसास करा रही है और जिससे बचने के लिए लोग चाय का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। और मौसम का साइड इफेक्ट आवाजाही पर भी पड़ा है, चाहे वो ट्रेनों की आवाजाही हो, चाहे वो सड़क पर यातायात की आवाजाही हो। राजस्थान में भी ठंड का असर बरकरार है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही फतेहपुर शेखावटी इलाके में एक बार फिर तापमान माइनस में पहुंच गया है। इलाके में नम हवाओं के साथ पारे के जमाव बिंदु से नीचे पहुंचने के कारण फसलों, मिट्टी में और खुले में रखे बर्तनों पर फिर से बर्फ की परत जमी नजर आई। आपको बता दें, फतेहपुर शेखावटी में बढ़ती ठंड से जनजीवन भी प्रभावित नजर आया। सर्दी से बचने के लिए लोग देर तक रजाई में दुबके रहे। जहां तहां अलाव और हीटर से भी सर्दी से बचने की जुगत देखी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देखिए फसलों पर किस तरह से बर्फ की मोटी परत जम गई है। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें, प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव होगा। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 28 से 30 जनवरी के बीच मध्यम गति की बरसात और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी का असर आगे भी जारी रहेगा, यानी कि फिलहाल लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ेगा। ठंड की विदाई नहीं हुई है, इसीलिए अभी फिलहाल इसी तरह से लोगों को बचा करके रहना पड़ेगा, क्योंकि बारिश भी होने की संभावना है। कई जगह आपने देखा कि फसलें भी किस तरह से बर्फ से ढक गई हैं और कुछ इसी तरह से लोग अलाव जलाकर खुद का भी ख्याल रख रहे हैं और अपने मवेशियों का भी। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में चारों तरफ पहाड़ों में बर्फ और घने कोहरे के कारण जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। कोहरा इतना घना है कि कुछ मीटर तक ही दिखाई दे पा रहा है। बागेश्वर में कुछ दिन पहले बारिश और बर्फबारी से बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे कि ठंड और अधिक बढ़ गई है। बागेश्वर में आज तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं कपकोट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहाड़ बर्फ से सफेद हो गए हैं। स्थानीय लोग और राहगीर प्रचंड ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो चाहे पहाड़ हों, चाहे मैदानी इलाके हों, ठंड अभी भी अपना असर दिखा रही है। और जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं, मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि ठंड एक बार फिर से यू टर्न लेगी और एक बार फिर से सर्दी से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। और वो तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। बागेश्वर की तस्वीरें, जहां कोहरा भी है, बर्फ से लदे पहाड़ भी हैं और उसका असर लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पटनीटॉप में बर्फबारी की बहार है। यहां हिमपात के बाद मौसम का मजा लेने सैलानी उमड़ पड़े हैं। मौसम के जानकारों के मुताबिक इलाके में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि 29 तारीख तक कई इलाकों में बर्फबारी होगी। बर्फबारी और बादल छाए रहने से कश्मीर घाटी में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ठंड से राहत नहीं है। तो अब तस्वीरों में देख सकते हैं, सैलानियों के लिए तो अच्छी खबर है। कई इलाकों में बर्फबारी के आसार अभी भी बताए जा रहे हैं। खास करके मैदानी इलाकों से जो लोग हैं वो यहां पर जाते ही हैं इस नज़ारे को देखने के लिए, इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए। जबकि पूरा का पूरा रिजॉर्ट या होटल जहां लोग रुकते हैं वो भी बर्फ से पट जाता है पूरी तरह से, और ये नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। बात करें हिमाचल की, तो यहां पर रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। ऊपरी शिमला में कुफरी, फागू, नारकंडा, खड़ा पत्थर में बर्फबारी हुई है। इसके चलते तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात का अलर्ट जारी किया था। वहीं प्रदेश में 28 जनवरी को फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते फिर बारिश बर्फबारी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर मैदानी इलाके, इस समय पूरा उत्तर भारत एक बार फिर से ठंड की वजह से कपकपा रहा है। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, धुंध का साम्राज्य है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे बर्फबारी ने और इस सर्दी ने जनजीवन को यहां पर प्रभावित किया है। हालांकि दो पहलू हैं इसके। जो आम लोग हैं, यहां के रहने वाले स्थानीय लोग हैं,
वो इस बर्फबारी से थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो सैलानी हैं, जो मैदानों से जाते ही पहाड़ों पर इस आस में है कि बर्फबारी उन्हें देखने को मिले, ये नज़ारे उनकी आंखों को सुकून देने वाले हैं। दिल्ली के कुल्लू में वसंतोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुल्तानपुर में भगवान रघुनाथ की विधिवत पूजा अर्चना हुई और फिर पालकी में सवार होकर भगवान रघुनाथ की शानदार शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर यहां रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने भगवान रघुनाथ के रथ को खींचकर उनके अस्थायी शिविर तक पहुंचाया। इस दौरान ढालपुर मैदान में जमा हुए हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान रघुनाथ के दर्शन किए। आपको बता दें, ये हिमाचल की खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कुल्लू में ये वसंतोत्सव का उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के बाद साल का ये पहला उत्सव होता है, जहां भगवान राम और भरत के मिलन के हजारों लोग गवाह बनते हैं। आपको बता दें, भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा दशहरा उत्सव के बाद यहां केवल बसंत पंचमी के दिन ही निकाली जाती है। रथ यात्रा के दौरान जहां रघुनाथपुर से लेकर ढालपुर मैदान तक खूब गुलाल उड़ी, अब भगवान रघुनाथ जी के दरबार में होली उत्सव तक गुलाल का दौर जारी रहेगा। वसंतोत्सव के साथ कुल्लू में होली भी शुरू हो गई है। होली का उत्सव यहां 40 दिनों तक चलेगा। और बसंत पंचमी पर भगवान बांके बिहारी के मंदिर में भगवान को गुलाल लगाने के साथ ही होली की शुरुआत यहां पर हो गई है। अगले 40 दिन तक ब्रज में श्रद्धालु होली के रंगों में सराबोर आपको नजर आएंगे। बसंत के आगमन के मौके पर मंदिर को पीले फूलों से सजाया जाता है। बसंत पंचमी पर बांके बिहारी में गुलाल उड़ाने के साथ ही ब्रज में होली की परंपरागत शुरुआत हो जाती है। इसलिए यहां जगह जगह पूजा अर्चना करने के साथ साथ होलिका बनाने की भी शुरुआत हो जाती है। आपको बता दें कि अगले 40 दिन तक आस्था और उत्सव का ये रंग यहां पर नजर आएगा। रंग गुलाल बसंत पंचमी पर खूब उड़ा। अब जो अलग अलग मंदिरों के पुजारी हैं, महंत हैं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले 40 दिनों तक ऐसे आयोजन तो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ जो लोकगीतों के जरिए भगवान की आराधना भी की जाएगी। कान्हा के लिए लोकगीत यहां पर गाए जाते हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग दिन ऐसे आयोजन होते रहेंगे। अब आपको ले चलते हैं तमिलनाडु। आपको दिखाते हैं आस्था की तस्वीरें। एक तस्वीर है रामेश्वरम की। यहां से बड़ी संख्या में लोग पैदल चलकर पलानी जा रहे हैं। तमिलनाडु में डिंडीगुल के पलानी में इन दिनों कुंभाभिषेकम अनुष्ठान के तहत पूजा अर्चना चल रही है। इस सिलसिले में मंदिर परिसर को शानदार तरीके से सजाया गया है। दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। यहां के धंडायुतपानी स्वामी मंदिर में कुंभाभिषेकम के खास अनुष्ठान के मौके पर विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही है और धूमधाम से यज्ञ और हवन पूजन का आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। अभी भी लोगों का यहां आना जारी है। यहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और आंध्र में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने शानदार मुकाम हासिल किया है। इस रेलवे को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। पर्यावरण के अनुकूल मानकों को अपनाने के लिए इस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से उच्चतम प्लैटिनम रेटिंग दी गई है। बता दें कि पर्यावरण संबंधी 6 श्रेणियों में इस रेलवे स्टेशन को 100 में से 82 अंक मिले हैं। ये रेलवे स्टेशन ईस्ट कोस्ट रेलवे के वॉल्टेयर डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस रेलवे स्टेशन पर बिजली बचाने के लिए एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही यहां सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जा रहा है। और अब रुख कर लेते हैं कर्नाटक का। मंगलुरु में बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर बनाने की खास पहल की गई है। यहां युवकों को नारियल के पेड़ों पर चढ़ाई के लिए खास ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो नारियल तोड़कर जीवन यापन कर सकें। नारियल के पेड़ों पर चढ़ाई के लिए यहां मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और युवाओं को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। दक्षिण कन्नड़ कृषि विज्ञान केंद्र ने युवाओं को इस तरह का प्रशिक्षण मुफ्त देने की पहल की है। इसके लिए 20 लोगों को चुना गया है, जिसमें कि 3 महिलाएं भी शामिल हैं। तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष करके ये ट्रेनिंग दी जा रही है। 20 युवाओं को इसमें चुना गया है और बताया जा रहा है कि इसमें जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।
उत्तर प्रदेश में 112 के बारे में मुरादाबाद में खास जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस की ओर से लोगों को यूपी 112 के कार्ड्स बांटे गए हैं, जिसमें कि यूपी के सभी 112 व्हाट्सएप नंबर भी दर्शाए गए हैं। इसके साथ ही गाड़ियों पर स्टिकर्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोग इसके बारे में जानें और फायदा उठाएं। आपको बता दें कि यूपी 112 उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली है। इसके जरिए किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में लोग पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और तत्काल उनके पास सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाती है। यूपी पुलिस का दावा है कि 112 के जरिए शिकायत के बाद पुलिस किसी भी शहर के किसी भी कोने में 9 मिनट के अंदर रिकॉर्ड टाइम में पहुंच जाएगी। कल 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। देश से लेकर विदेश तक गणतंत्र दिवस के शानदार रंग देखने को मिले। आपको दिखाते हैं एक बेहद खास तस्वीर जो आपको चकित कर देगी। गुजरात के द्वारका में स्कूबा डाइवर्स ने अनोखा कारनामा कर दिखाया है। यहां के शिवराजपुर बीच के पास समुद्र में उतरे स्कूबा डाइवर्स ने समुद्र में पानी के अंदर राष्ट्र ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस मनाने का ये अनूठा तरीका लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्कूबा डाइवर्स को तिरंगा लिए समुद्र के अंदर इस तिरंगे को फहरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अनोखी बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें हिस्सा लेने के लिए बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों बांदा, चित्रकूट, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में 12 बैलगाड़ियां कस्बे में पहुंची। इस अनोखी प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले किसानों को शील्ड, घड़ी और बड़े बड़े कूलर इनाम के तौर पर दिए गए। बुंदेलखंड में इस अनोखी बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन पिछले 45 सालों से किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ फिलहाल इतना ही।